अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। जो लोग कहानी सुनते हैं अपने फीडबैक में लिखते हैं, जिसको मैं कमेंट्स के नीचे भी और व्हाट्सएप पे भी लाइव शो में भी आके लोग बताते हैं कि जी कहानी सुनने से ना सिर्फ खुशी मिलती है बल्कि अपनी दुख मुसीबत परेशानी को भी भूल जाते हैं। और ज़िंदगी का इसलिए ये अहम हिस्सा बन गई है कहानी कि हमारे लिए खुशियों का बायस है। हम अपने दुख को भुलाने के लिए, और जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती वो कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस नेक काम में मेरी मदद कीजिए। अगर ये कहानी किसी के लिए खुशी का बायस बनती है, किसी की नींद की कमी है और नींद नहीं वो ले पा रहे, और इस कहानी को सुनने से अगर उनको नींद आती है, मैंने जो अपनी कोशिश की उसमें भी आप हिस्सा डालिए, उनको कहानी शेयर कीजिए, आपको भी इसका अजर मिलेगा। और अगर आप कहानी शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम एक काम ज़रूर कीजिए कि जब भी आप कहानी को सुनने के लिए खोलिए तो नीचे लाइक का बटन आ रहा होता है, आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे ये होता है कि YouTube देखेगा कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है, तो इसलिए वो इसको आगे खुद ब खुद लोगों तक पहुंचाएगा। आप लोग क्योंकि लाइक नहीं करते, तारीफ़ करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आगे नहीं जा सकती। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि आपको अपना तारुफ ज़रूर बताना चाहिए। मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से कहानी भेज रही हूँ, उसके बाद आप बेशक बताइए कि फ़र्ज़ी नाम बताना है या रियल बताना है। आपने कहानी कहाँ से शुरू की? अस्सलाम वालेकुम अज़हर सर, ये जो वाक़या लिखा है मैंने, ये अभी इन शॉर्ट में लिखा है सर, मैं तफसील से अगेन लिख कर सेंड करूँगी, जज़ाकल्लाह। और आगे आपने कहानी शुरू की, ये ना ऑलमोस्ट 10 साल पहले की बात है, जब एक फ़ैमिली हमारे साथ एक घर है वहाँ पे रहने के लिए आई, जिनमें एक माँ की, उनकी एक बेटी, उनका हस्बैंड और वाइफ, ये छोटी सी फैमिली है। यहाँ से आपने कहानी को शुरू किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे ज़रूर बता दिया करें। आपने उनका नाम रियल लिखा हुआ है, जिनकी कहानी है, जिनके साथ ये वाक़यात हुए हैं, तो अब बताइए उनका नाम रियल लेना था या फ़र्ज़ी, आपने ये भी नहीं एक्सप्लेन किया। तो तमाम लोग ये नोट कर लें कि कहानी भेजते शुरू में अपना तारुफ ज़रूर दिया करें, शहर का नाम, जगह का नाम, और साथ में ये भी बताना है कि नाम फ़र्ज़ी लेने हैं या रियल ही बताने हैं। तो इनका नाम तो मुझे नहीं पता, जिन्होंने कहानी भेजी है हमारी बहन ने, तो जिनकी कहानी उनका नाम है फ़र्ज़ी, मारिया रख देता हूँ। जिन्होंने कहानी भेजी है, इनका नाम क्या रखें? इनका नाम हम नाजिया रख लेते हैं। नाजिया कहती हैं, मेरी उम्र उस वक्त, नंबर पाकिस्तान का आ रहा है, तो यकीनन ये कहानी किसी पाकिस्तान के ही शहर की कहानी है। आज से 10 साल पहले का ये वाक़या है। नाजिया कहती हैं, उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी, मैं इतनी समझदार नहीं थी। वहीं हमारी गली के अंदर एक फैमिली, जो बिल्कुल हमारे घर के साथ एक घर खाली हुआ था, उसमें रहने के लिए आई। यानी यूँ समझिए हमारी छतों के साथ छतें मिली हुई थीं, ऊपर एक छोटी सी दीवार थी और उस तरफ हमारा घर, एक दूसरी तरफ उनका घर था। ये एक छोटी सी फैमिली जिसमें एक वाइफ, उनके हस्बैंड और उनकी एक माँ की छोटी सी बेटी। नाम यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ी उनका रखा है मारिया। तो जब भी कोई गली के अंदर घर में रहने के लिए आता है, तो यकीनन आज तो मोहब्बतों का दौर, जिस तरह मैं कहता हूँ, कम हो गया। उस वक्त लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे, मिलने के लिए जाते थे। हमसाए नए आए हैं, उनके घर में कोई खाने की चीज़ भेज दी, वो ख़ुद से भी चल के आ जाते थे, जी सलाम वालेकुम सलाम, जी हम इस महल्ले में नए आए हैं तो आपको सलाम करने आए हैं। तो ये एक रख रखाव, मिलना मिलाना, ये अदब व आदाब बहुत ज़बरदस्त होते थे। अब भी बहुत सारी जगहों पे हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे ये ख़त्म हो चुके हैं। तो कहती हैं कि जब वो हमारे गली में आई तो मुझे पता लगा कि उनकी एक छोटी सी, क्यूट सी, प्यारी सी बेटी भी है। और जब मैंने उनकी बेटी को देखा तो मुझे दिल से इतनी अच्छी लगी कि उसके बाद मैंने उनकी बेटी के साथ मुसलसल खेलना शुरू कर दिया। लेकिन मैं एक ऐसी उम्र में थी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं रखती थी,
तो जब कभी उनके घर में मेरा जाना होता, अम्मी भी साथ जाती, तो अम्मी के साथ जाके मैं उनकी बेटी को गोद में उठाती, उसको प्यार करती और उस छोटी सी परी के साथ खेलती रहती। उनको आए हुए कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था कि एक दिन गली में एक शोर सा बरपा हुआ। किसी के चीखने, चिल्लाने की, रोने धोने की आवाज़ें आ रही थीं, और जब सबने गौर किया तो ये किसी और की नहीं, मारिया की ही आवाज़ थी। वही मारिया जो कुछ अरसा पहले ही हमारे साथ वाले घर में शिफ्ट हुई थी अपनी बेटी और शौहर के साथ। वो ज़ारो कतार रो रही थी। जैसे जैसे लोगों को आवाज़ें जानी शुरू हुई तो लोग जमा हो गए, और जब घर में दाखिल हुए तो पता लगा मारिया के शौहर, जो बिल्कुल सेहतमंद नौजवान, मारिया खुद एक नौजवान सी लड़की थी, बस अभी ही उसकी शादी हुई थी, सिर्फ 1 माह की बेटी थी, खूबसूरत सा शौहर अल्लाह को प्यारा हो चुका था। एक ऐसी अचानक उसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी जो यकीनन उस लड़की मारिया के लिए बहुत तकलीफ दे था। वो तो अभी शादी होते ही बेवा हो गई थी, और जीवन साथी का जो उसको दुख था वो उसकी चीखों पुकार से ही अंदाज़ा हो रहा था कि जो सफ़र उस जीवन साथी के साथ गुजारना था वो तो शुरू में ही रुक सा गया था। वो छोड़ के चला जो गया था। धाड़े मार मार के रो रही थी, तो गली की औरतें पहुंची, उसको दिलासा दिया, उसको चुप कराया, और यूं उसके शौहर को सफ़रे आखरत यानी कब्र के हवाले कर दिया गया। अब उस घर में मारिया और उसकी 1 माह की बेटी थी, तो वहीं पे उनका भाई, उनकी भाभी जो भाई की बीवी थी, और उनकी एक छोटी बहन उनके साथ आके रहना शुरू हो गई। उनकी अम्मी कभी कभी उनके घर चक्कर लगाती, आती, मिलती और चली जाती, लेकिन उसकी छोटी बहन मुस्तकिल उनके साथ रहना शुरू हो गई। और एक भाई जो शादीशुदा था, अभी उसके बच्चे नहीं थे, उसकी भी नई नई शादी हुई थी, वो भी मारिया के घर में आके रहना शुरू हो गया। रीज़न ये थी कि बहन अकेली थी। मैं कभी कभी अम्मी के साथ जाती थी। जब से वो अकेली हो गई थी मारिया, तो मैं उसके घर ज़्यादा चली जाती, और जाते ही उसकी बेटी के साथ खेलना शुरू हो जाती। ऐसे ही एक दिन मैं और मुझसे मेरी बड़ी बहन मारिया के घर गए। हम ऊपर छत पे थे। जब हम छत पे गए तो देखा मारिया मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही है, और उसकी छोटी बेटी चारपाई पे है। अभी वो नमाज के लिए खड़ी हुई थी कि कोई आ जाए, बेटी का ध्यान रखे, क्योंकि उसकी बहन नीचे थी। और जब मैं जैसे ही पहुंच गई तो जो उसने मुझे देख के मुस्कुराई कि इसका ख्याल रखना, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मेरी बड़ी बहन मुझसे भी ऊपर बैठ गई, और मैं छोटी के साथ खेलना शुरू हो गई। मारिया ने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ के सलाम फेरा और बैठ गई। अभी बैठी ही थी कि मेरी आंखों ने भी वही मंज़र देखा जो उसी लम्हे मारिया की आंखों ने देखा। आटा गूंदने के लिए जो एक परात उसको बोलते हैं, बर्तन सा होता है, गोल सा, स्टील सा, जिसके अंदर ख़वातीन आटा गूंदती हैं, तो वो एक बर्तन दीवार के साथ रखा हुआ था, जैसे धो के दीवार के साथ रख देते हैं। दीवार के साथ रखा हुआ था कि जैसे ही उसने सलाम फेरा और उसी तरफ सलाम फेरा जिस तरफ वो परात रखी हुई थी, तो उसी लम्हे मैंने भी देखा वो परात अपनी जगह पे जो सुकून से रखी हुई थी, कोई हवा नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई चूहा नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सामने हमारे रखी है। शाम का टाइम है, अंधेरा होने लगा है कि मैंने देखा वो परात ऐसे उठी है अपनी जगह से, और इतने ज़ोर से दीवार में लगी है कि एकदम से मारिया जल्दी से उठी है, अपनी बेटी को भी उठाना भूल गई है, और मेरी बहन जो मुझसे बड़ी थी वो और मारिया दोनों भागते हुए डर के नीचे चली गई हैं। मैं उसकी छोटी बेटी के साथ ऊपर खेलती ही रही हूं। अब एक वाकया हो चुका था, परात गिरी थी, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उछली थी और दीवार में लगी थी। वो दोनों, मेरी बड़ी बहन और मारिया, डर के नीचे चली गई। मुझे किसी बात की समझ ना होने की वजह से मैं उसकी बेटी के साथ खेलती रही हूँ। तो थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो नीचे चली गई। 2-3 मिनट के बाद आवाज़ आई, बच्चे। मुझे मारिया ने शायद पुकारा था। मैं फ़ौरन नीचे उतरी और सीढ़ियाँ उतर के नीचे चली गई। जब नीचे जाके देखा
तो मारिया बैठी कुरान मजीद खोल के कुरान मजीद पढ़ रही थी। वो घबराई हुई थी। मेरी बहन डर के घर चली गई थी और उसकी बहन छोटी, जो मारिया की छोटी बहन थी, वो भी मारिया के साथ बैठी हुई थी और वो दोनों डरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई और मैं मारिया के पास गई और मैंने कहा, जी आंटी बताइए, आपने मुझे बुलाया है। तो एकदम चौंकी और मेरी तरफ देखी। क्या? मैंने कहा, आपने कहा है ना बच्चे। तो फिर मैं नीचे आ गई हूँ। तो मुझे एकदम कहती है, मेरी बेटी कहाँ है? मैंने कहा, वो तो ऊपर है। ये बातें उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई थी। आज जब ये मंजर याद आता है, बताती हैं जो नाजिया कहती हैं, तो मैं खुद भी डर जाती हूँ। तो मैंने कहा, वो तो ऊपर है। तो मारिया और उसकी छोटी बहन की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो छत पे चले जाए। उसने उसी वक्त अपने भाई को फ़ोन किया। भाभी और उनके भाई निकले हुए थे। वो उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रही थी, किस तरीके उनसे रब्ता हो। जब मैं उनको बुलाऊं, उनकी बेटी एक माँ के ऊपर छत पे थी और वो परेशान हैं, घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं, ऊपर छत पे नहीं जा रही, लेकिन भाई को बुलाने की कोशिश करी। मैं भाई को बुलाऊं, मेरी बेटी को कोई ऊपर से लेके आए। परात गिरने से वो इतना ज़्यादा डर गई थी। जब मैं देखती रही कि ये लोग मसरूफ़ है, तो फिर मैं चलती हुई ऊपर छत पे चली गई। उस छोटी के साथ कुछ देर खेली और उसको लेके मैं नीचे आ गई। जैसे ही मैं नीचे सीढ़ियाँ उतर के आई, तो उन्होंने देखा मैं उसको नीचे ले आई हूँ, तो जल्दी से भाग के उसको मुझसे ले लिया, अपनी बेटी को। और थोड़ी देर के बाद उसका भाई भी आ गया और उसकी भाभी भी आ गई और वो परेशान होकर उनको बता रही थी। मुझे कुछ भी समझ ना आई, मैं अपने घर आ गई। मारिया के साथ क्या मामलात हैं मेरे वालिदैन जान चुके थे, गली वालों को भी पता था। कुछ इस तरह की बातें शायद पहले भी हो चुकी थी। मेरे सामने एक परात का गिरना एक आम सी बात थी, घरों में गिर जाता है, तो मैंने उसका नोटिस नहीं लिया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी मामला कुछ और है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसके भाई कहीं गए हुए थे। उस दिन मारिया और उसकी भाभी छत पे दोनों सो रही थी। जिस छत पे वो दोनों सोई हुई थी, जिस तरह मैंने पहले बताया, उसके आगे बिल्कुल एक छोटी सी दीवार थी और उसकी अगली तरफ हमारी छत थी। ये गर्मियों की रात थी। गर्मियों की रात पे सारे छत पे ही सोते, हम लोग भी छत पे सो रहे थे। टाइम अंदाजे से किसी ने देखा नहीं था उस वक्त। टाइम तकरीबन कोई 11:30-12 का टाइम होगा कि मारिया की जो भाभी उसके साथ दूसरी चारपाई पे लेटी थी, उसने ऊंची आवाज में मेरी अम्मी का नाम लिया, जैसे कोई किसी को पुकारता है। अम्मी भी गहरी नींद में थी, लेकिन इतनी ऊंची आवाज में उसने पुकारा, 1 दफा, 2 दफा। जब उसने तीसरी दफा अम्मी का नाम पुकारा तो अम्मी जाग गई। मैं उनके साथ ही लेटी हुई थी। मुझे उन्होंने जगाया, नाजिया, नाजिया। मैं कहा, हाँ, उठ गई। देखो ये साथ वाले बुला रहे हैं, देखो बच्चे क्या कह रहे हैं। मैं चलती हुई गई। हम लोग बच्चे थे, दीवारों पे चढ़ जाते थे। मैं दीवार पे चढ़ गई। तो मैं जैसे ही दीवार से चढ़ के सामने की तरफ देखा, तो वो भाभी मुझे कहती हैं, पानी आप लोगों ने फेंका है हम पे। उस दिन ना कोई बारिश थी, ना कोई बादल थे, आसमान बिल्कुल क्लियर था, आसमान पे सितारे थे, तो पानी का तो चांस ही कोई नहीं था। लेकिन वो बोली कि आप लोगों ने पानी भेजा है, पानी हमारे ऊपर फेंका है। तो मैंने पीछे मुड़ के अम्मी की तरफ देखा। मैंने कहा, अम्मी वो कह रही हैं आप लोगों ने पानी फेंका है। तो अम्मी पीछे से ज़ोर से बोली, हम कहाँ से पानी फेंकेंगे, रात के इस पर सारे सो रहे हैं, रात का इतना टाइम हो रहा है, कौन उठ के किस तरह कोई पानी फेंकता है किसी के ऊपर। उनको शायद लगा था किसी ने शरारत की है, मजाक किया है और हमारे ऊपर पानी फेंक दिया है। तो अम्मी ने कहा, नहीं भाई, हमने आपके ऊपर पानी नहीं फेंका, पता नहीं किसने फेंका है। तो उसी लम्हे मैं अभी वहीं पर ही खड़ी हुई थी और मैं अम्मी की तरफ देख के बात कर रही थी कि वही भाभी जिसने अभी पूछा था कि पानी आपने फेंका है, उनके चीखने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। वो बहुत ज़्यादा चीखना शुरू हो गई थी। मैंने भी उस तरह मुड़ के देखा तो मंजर बदल चुका था। वो जैसे ज़ोर ज़ोर से चीखें मारी जा रही थी, उनकी चीखें सुन के मेरी अम्मी भी, अब्बू भी सारे उठ के परेशान हो गए कि अब जो चीखें थी वो दर्दनाक थी, खौफनाक थी। खौफ की वजह से चीखें थी। तो जल्दी से उठे और उठ के सीधे
भागे नीचे की तरफ गए, उनके दरवाजे की तरफ से उन्होंने जाना था, क्योंकि अब मंजर ये हो चुका था, मारिया के बाल खुले हुए थे। उसने उठ के बैठ गई थी और चारों तरफ आगे पीछे अपने बाल डाले हुए थे और उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाज़ें निकल रही थी, जिसको देखते ही भाभी, जो पहले नहीं जानती थी, उसको भी नहीं पता था जो मारिया के उसकी जो है मारिया कि उसके अंदर इस तरह की हाजिरी होती है या इस तरह कोई मामलात होता है, वो नहीं जानती। उसके ऊपर पानी फेंका गया तो वो तो उस बात पे डरी थी। और जिस वक्त उसकी चीखें निकली, हमारे वालिदैन भी उठ गए, तो सारे भागे नीचे की तरफ। गली में से भी लोग जमा हो गए, क्योंकि ऊपर छत पे ऐसी खौफनाक सिचुएशन हो चुकी थी कि सामने खड़ी थर थर कांपती मारिया की भाभी चीखें मारी जा रही थी और मारिया अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। और सबसे भयानक जो मंजर था, उसने बाल ऐसे झटका मार के पीछे हटाए तो उसका चेहरा पूरा खून से भर चुका था। और मैं बच्ची थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं खड़ी देखे जा रही हूं। बाल खोले, मारिया के अंदर हाजिरी हो चुकी है और वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है और उसकी भाभी चीखें मार रही है। गली में से औरतें कुछ जमा हुई, सबने फैसला किया कि लगता है कुछ काम हो गया है। वो सारे मर्द भी, कुछ औरतें भी ऊपर उनकी छत पे पहुंच गए। और जब छत पे पहुंचे तो बाकायदा तौर पे उस वक्त तक मारिया के अंदर एक बिल्कुल क्लियर इस तरह की हाजिरी हो चुकी थी कि उसके अंदर, मारिया के वजूद के अंदर कोई और था और वो मर्दाना आवाज़ में गुस्से का इजहार कर रहा था। और मारिया का चेहरा इसलिए नजर नहीं आ रहा था कि वो खून से भरा हुआ था। औरतों ने ज़बरदस्ती उसके बाजू पकड़े, उसको पकड़ा और सारे उसके ऊपर दम करना शुरू हो गए। पढ़ पढ़ के उसके ऊपर फूंकना शुरू हो गया। उसके ऊपर पढ़ते रहे। काफ़ी टाइम लग गया। पढ़ते वो नॉर्मल हो गई। और उसको वहीं पे जब उसका नॉर्मल हुई, जिसके हाथ पांव मुड़ चुके थे और अजीब सी हालत में एक मर्दाना आवाज़ उसके अंदर से बोल रही थी, जब वो पढ़ते बिल्कुल ठीक हुई, इसकी आंखें बंद होनी शुरू हुई, तो उसको चारपाई पे लिटा दिया गया। तो जब औरतें उसके ऊपर मुसलसल पड़ रही थीं, कुछ औरतों ने उसको ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ था। मर्द पीछे खड़े हुए थे, गैर औरत को पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन किसी भी ऐसी नागहानी आफत से निपटने के लिए तैयार थे कि खुदा ना खास्ता ये गुस्से में उठ जाए, इसके अंदर हाजिरी हुई है, ये उठा के औरतों को नीचे फेंक देगा, तब क्या होगा। तो तब मर्दों को ही आगे बढ़ना था और उसको काबू करना था। लेकिन शुक्र खुदा का कि औरतों के ही वो काबू में आ गई और पढ़ाई करने की वजह से उसका जिस्म तो थर थर कांप रहा था, उसका जिस्म झटके ले रहा था, हाथ पांव मुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी खुदा के कलाम की वजह से वो कंट्रोल में आ गई। और जब उसको लिटा दिया गया, कुछ देर वो लेटी रही और उसके बाद उसने आंखें खोली तो वो नॉर्मल हो चुकी थी और एकदम से बोली, मेरे शौहर कहाँ हैं? आप लोग यहाँ पे क्यों जमा हैं? मेरे शौहर कहाँ हैं? मेरे शौहर को बुलाओ। वही शौहर जो कुछ अरसा पहले मर चुके थे। ये जो मंजर भी हो रहा था मेरी आंखों के सामने हो रहा था। और तब उसको कुछ औरतें लेके नीचे चली गईं और तब उसकी भाभी को लेके नीचे चली गईं, जो अभी तक डरी हुई थी, कांप रही थी। तो उसने बताया, उसकी भाभी ने, मेरी अम्मी भी उसके पास चली गई, उसकी भाभी के पास, कि क्या हुआ था, तुमने जगाया, हमें आवाज़ दी, पानी का पूछा, उस वक्त क्या हुआ था। तो उसने बताया कि हम दोनों सो रही थीं कि एकदम से गंदा पानी मेरे ऊपर आके गिरा और जैसे ही मेरे ऊपर गंदा पानी गिरा तो मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा मेरा वजूद गीला हो रहा है, मेरे ऊपर कुछ गिरा है। और जब मैंने देखा तो एक पानी सा था मेरे ऊपर, लेकिन ऐसा पानी जिसमें से बुरी बदबू आ रही थी। वो बदबू वाला पानी था और जैसे मेरे ऊपर बदबू वाला पानी गिरा तो मैंने एकदम देखा, जिस अंदाज में ये पानी आया था वो आपकी तरफ से लगता था कि आप लोगों ने भेजा है। तभी मैंने आपका नाम लेके पुकारा और आपको कहा, बेटी, तो मैं पूछा, आप लोग पानी फेंक रहे हैं?
आप लोगों ने कहा हम क्यों पानी फेंकेंगे, पहले तो मैंने आसमान की तरफ देखा, कहीं बादल तो नहीं है, कोई बारिश तो नहीं है, वो क्लियर था। तो यकीनन सी बात है, जिस तरफ मैं सोई थी उस तरफ आपकी ही दीवार है, परले घर से कोई फेंकता तो इतनी दूर आ नहीं सकता था। तो मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कोई पानी नहीं है। अभी उस गंदे पानी को मैं समझ भी नहीं पाई थी, अभी तक मैं उसकी उलझन में लगी हुई थी कि ये कैसे हुआ है कि मैंने देखा उसी वक्त गंदा पानी दोबारा से लेटी हुई मारिया के ऊपर गिरा है, मेरी आंखों के सामने। इस दफ़ा जब पानी गिरा है, ना वो आपके घर की सिमत से आया है, ना परले घर की सिमत से आया है, ऐसे लगा है पानी ऊपर हवा से गिरा है और मेरे ऊपर भी गिरा है गंदा सेम वही पानी, और मारिया के ऊपर भी गिरा है। और जैसे ही मारिया, पहले सिर्फ मेरे ऊपर गिरा था, अब जैसे ही मारिया के ऊपर गिरा है तो मारिया ने जो सोई हुई थी नींद में ही आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू किया, और मेरे देखते ही देखते उसके बाल खुल गए। और जैसे ही उसके बाल खुले तो मैंने देखा ऊपर से बाकायदा जिस तरह पानी आया था, ऐसे कहाँ से खून आया मुझे नहीं पता। एक खून सा आया जैसे किसने जग भर के, गिलास भर के इसके मुंह पे फेंक दिया हो। एक शड़क की आवाज़ आई और इसका पूरा मुंह खून से भर गया। और जैसे ही इसके चेहरे पे खून आया तो उसी लम्हे इसके अंदर से एक ऐसी भारी भरकम मर्द की आवाज़ आई जैसे वो शदीद गुस्से में हो और उसको शदीद गुस्सा आ रहा हो। और उसके बाद इसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए और इसके पूरे वजूद ने झटके लेने शुरू कर दिए। उसी लम्हे में समझ गई थी ये मारिया नहीं है, इसकी जिस तरह की हालत हो चुकी थी इसके अंदर हाजिरी हो गई थी। और उसके बाद वही हुआ जो आप सब लोगों ने अपनी आंखों से आके देखा, जिस अंदाज में वो बैठी थी, जिस अंदाज में वो आवाज़ें निकाल रही थी और जिस अंदाज में आप लोगों ने उसको काबू किया, वो बाकी सब आपके सामने है। गली की वो ख़वातीन वहाँ पे कुछ देर जमा रहीं और जब देखा हालात अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची की माँ भी थी मारिया, और एक दुख भी था। उसका शौहर अभी कुछ ही अरसा पहले वफ़ात पा गया था, लेकिन गांव महल्ले के लोगों को ये अंदाज़ा हो चुका था कि मारिया के साथ जिन्नात का मसला है। सब अपने अपने घरों को चले गए। मुझे फिर भी किसी बात का होश नहीं, कुछ कुछ समझ थी, लेकिन एक खौफ डर जिस तरह बड़ों को होती है, समझदारी का मुजाहरा करते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि पहले भी जिस तरह मेरी बहन भी ऊपर परात गिरी थी, डर के भाग गई, मारिया भी डर के भाग गई, मैं उसकी छोटी बच्ची के साथ खेलती रही थी, मुझे डर नहीं लगा था। तो इसी तरह अगले दिन फिर से मैं उसकी बेटी के साथ खेलने के लिए उसके घर पहुंच गई। मैं जैसे ही उसके घर के दरवाजे से दाखिल हुई तो मारिया का घर बिल्कुल बंद सा था, सीढ़ियाँ उसके अंदर से ही जाती थी, जिस तरह सैन होता है ऊपर खुला होता है, इस तरह का मंजर नहीं था। मैं चलती हुई उसके कमरे की तरफ गई, आवाज़ें आ रही थीं कि जैसे वो कमरे में मौजूद है, तो यकीनन उसकी बेटी भी कमरे में होनी चाहिए थी। और मैं जैसे ही कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंची तो मैंने देखा मारिया की आंखें बाहर जैसे निकल आती हैं, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकल आती हैं। ऐसा बाकायदा महसूस हुआ उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकली हुई हैं और लाल सुर्ख हुई हुई हैं उसकी आंखें, और वो मुसलसल बैठी दीवार की तरफ देख रही है। मैं उससे पहले डरी नहीं थी, वो जो रात को सारा मंजर हुआ था वो भी मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मेरे अंदर खौफ नहीं आया था। और मैं खड़ी दीवार से सब देखती रही थी, जैसे मोहल्ले वाले ऊपर आए, उसको पकड़ा, दम किया, उससे पहले उसकी जो हालत थी, उसके चेहरे पे जो खून था। लेकिन आज उसकी आंखों को इतने करीब से जब मैंने देखा, इतनी खौफनाक उसकी आंखें हुई हुई थीं, और जिस तरह वो टिकटिकी बांधे सामने वाली दीवार को देख रही थी, मेरी पहली दफ़ा जिस्म के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई। उसकी बेटी जो साथ ही लेटी थी, जिससे मैं खेलना चाह रही थी, मुझे उसके साथ बहुत उनसियत हो गई थी, मोहब्बत हो गई थी। मैंने देखा कि इतनी लाल सुर्ख उसकी आंखें हैं बड़ी बड़ी, और उस सामने दीवार की तरफ देख रही है। एक बच्ची, एक मासूम बच्ची होने के बावजूद मैं इतना समझ गई कि ये सामने बैठी हुई मारिया नहीं है, वो रात वाली मारिया जिसका जिस्म मुड़ चुका था, जिसके अंदर
एक मर्द बोल रहा था, मुझे उससे भी खौफ नहीं आया था। लेकिन आज उसकी आंखों में इतनी वहशत थी, इतना खौफ था कि उसको इस अंदाज में बैठे हुए देख के मैं कांप सी गई और वहीं से मैं बाहर निकली और तेज़ी से दौड़ते हुए अपने घर पहुंच गई कि नहीं, आज के बाद मुझे इसके घर में नहीं जाना, क्योंकि आज मैं अकेली गई थी खेलने के लिए और जिस हालत में मैंने उसको बैठे हुए और उसकी आंखों को देखा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब मैंने उसके घर जाना छोड़ दिया। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी कि मुझे अब इसके तरफ नहीं जाना, मुझे उससे डर लगता। लेकिन अब भी मेरा दिल बहुत करता था कि मैं उसकी बेटी के साथ जाऊं, बैठूं, खेलूं, लेकिन मैं नहीं जाती थी। एक दफ़ा मम्मी ने कहा, वो तुम्हें बुलाती है, तुम क्यों नहीं जाती उसके घर? मैंने कहा मम्मी मुझे डर लगता है। तो मम्मी ने कहा कुछ नहीं होता, वो किसी को कुछ नहीं कहती। और ये बात भी सही है, जो कुछ भी होता था मारिया के साथ होता था। मारिया के अलावा वो जो भी जिन था उसके अंदर जिसकी हाजिरी होती थी, वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता था, वो मारिया की ही ज़ात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता था। तो मम्मी ने कहा वो तुम्हें बुला रही है, तुम क्यों नहीं जाती? उसने कहा नाजिया क्यों नहीं आती? तो मम्मी ने कहा चलो कुछ नहीं होता। तो मम्मी बार बार मुझे कहती रही, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। मम्मी उसके पास चली गई और मुझे मम्मी कह के गई थी और मुझे पता था कि मैंने जाना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं ऊपर चली जाती हूँ। मैं उनके घर गई तो देखा वो नीचे नहीं है, वो लोग ऊपर छत पे बैठे हैं। तो मैं जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर छत पे गई तो छत पे मम्मी बैठी हुई थी, उनकी भाभी बैठी हुई थी, उनकी बहन छोटी जो थी मारिया की बैठी हुई थी और मेरा छोटा भाई भी ऊपर ही बैठे हुए थे। अब मैं जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे पहुंची हूँ तो इन लोगों को मैंने बैठे हुए देखा, तो उसी वक्त मेरे कानों में एक आवाज़ जो ना बहुत मध्यम थी ना बहुत तेज़ थी, लेकिन क्लियर आवाज़ थी, मम्मी और मारिया बातें कर रही हैं। मारिया बिल्कुल ठीक है, मम्मी उनके साथ बैठी बातें कर रही हैं, लेकिन एक एक अजीब सी इस तरह की खौफनाक सी आवाज़ आ रही है। और मैं खड़ी सबकी तरफ देख रही हूँ, इनको आवाज़ नहीं आ रही। ये किसी बिल्ली की आवाज़ नहीं है, किसी कुत्ते की आवाज़ नहीं है, ये भारी भरकम खौफनाक सी एक आवाज़ मेरे कान क्लियर सुन पा रहे हैं, इनको आवाज़ क्यों नहीं जा रही? मैं चलती चलती उनके बिल्कुल करीब गई और मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आपको आवाज़ आ रही है? तो मम्मी बातें करते करते चौंकी और मुझसे पूछी कौन सी आवाज़? मैंने कहा ये हू की आवाज़। मम्मी ने इधर उधर देखा, कहती है नहीं कोई हू की नहीं आवाज़ आ रही, बैठो कुछ भी नहीं है, कोई हू की आवाज़ नहीं है। तो मुझे उसी वक्त पता लग गया जिस आवाज़ को मैं सुन पा रही थी उस आवाज़ को मम्मी नहीं सुन पा रही थी, ना ही मारिया, ना उसकी छोटी बहन, ना मेरा भाई। वो सिर्फ आवाज़ मुझे आ रही थी। मम्मी के साथ मैं बैठ गई, लेकिन अभी तक वो आवाज़ क्लियर मेरे कान सुन पा रहे थे, किसी के हू की आवाज़ को। मुझे डर लगना शुरू हो गया। मैं चाहती थी मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वो हू की आवाज़ मेरे वजूद को कपकपाने पे मजबूर कर रही थी। मम्मी को आवाज़ नहीं गई थी और किसी को नहीं गई थी, लेकिन मैं क्लियर पे सुन पा रही थी। वो बहुत खौफनाक थी आवाज़। अब मैं फैसला कर रही हूँ मैं कैसे दौड़ूं, मैं सीढ़ियाँ नीचे कैसे जाऊँ, एक खौफनाक सी आवाज़ आ रही है जो किसी को नहीं जा रही। मैंने जैसे कैसे हिम्मत की, वो बातों में मशगूल बैठी हुई थी कि मैं चुपके चुपके सीढ़ी तक पहुंची। आवाज़ जैसे ही मैं सीढ़ी तक पहुंची तो और तेज़ हो गई। ये आवाज़ ऊपर से ही आ रही थी, नीचे से नहीं। मैंने कहा बस मुझे भागना है, उतरना है और चले जाना है। उस हू की आवाज़ से मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मैं तेज़ी से भागती हुई सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ गई। और मैं जिसे ही नीचे आई हूँ मैंने दौड़ लगाई, उनका दरवाज़ा खोला और दौड़ती हुई मैं अपने घर पहुँच गई हूँ और मैं अपने घर बैठी रही हूँ। मम्मी जब उनके घर से वापस आई हैं तो पापा से वो बात करना शुरू हुई हैं। तब मैंने सुना कि मम्मी पापा को बता रही थी कि हम लोग बैठे बातें कर रहे थे कि आज मैंने क्लियर एक मंजर देखा है कि मारिया और मैं बैठे हुए थे, दोनों हम लोग बातें कर रहे थे कि एक बातें करते करते मेरी निगाह
उसके सर के हिस्से पे गई कि सर के हिस्से के ऊपर से एक गंदा पानी था, जैसे कोई बारिश का पानी सर में जमा हो जाता है तो ऐसे पूरी लहर सी गुजर जाती है, ऐसे पूरी लहर सी गंदे पानी की उसके मुंह से गुजरी। तो मैंने कहा ये तुम्हारे सर में पानी आया है। तो उसने अपना पल्लू पकड़ा और पल्लू से मुंह पे पानी साफ कर दिया। मैं हैरान थी, समझ नहीं पाई थी ये पानी कहाँ से आया है, ऊपर तो पानी नहीं है, बारिश नहीं है, बादल नहीं है, पानी कहाँ से आया। और पानी अच्छा खासा उसे बहाता है ऐसे। जैसे ही मैं उसको बैठी देख रही थी, उसने पल्लू से पानी को साफ किया था कि उसी लम्हे दोबारा से पानी आया उसी के मुंह के ऊपर। अब इस दफा मैंने उसे नहीं कहा कि तुम्हारे मुंह पे फिर से पानी आ गया, उसने खुद ही पल्लू उठाया और पानी को साफ कर दिया कि तीसरी दफा फिर से उसके सर से पानी निकला। इस दफा सबसे ज्यादा पानी था और नीचे की तरफ बह गया। अब तीसरी दफा पानी आया था, ये पानी आ कहां से रहा है। मैं चौंक गई। अभी मैं समझ भी ना पाई थी कि क्या करूं, ये क्या माजरा है कि उसी वक्त उसी के सर के ऊपर से जहां से पानी निकल रहा था वहां से खून बहना शुरू हो गया। पानी कम निकल रहा था, खून था कि जैसे ही बहा उसका पूरा चेहरा खून से भर गया। मैंने कहा तुम्हारे चेहरे पे खून। उसने दुपट्टा उठाया और साफ किया तो दुपट्टा खून से भर गया, लेकिन खून साफ होते ही दोबारा उसके सर से खून निकला और उसका मुंह भर गया। अब वो पल्लू से साफ कर रही थी, उसका मुंह भरता जा रहा था कि उसी वक्त उसके जिस्म को झटके लगने शुरू हो गए। मैंने कहा इस अंदाज में मैं इसको छोड़ के भाग गई तो बहुत गलत होगा। छोटी बच्ची है इसके पास, बाकी सारे भी भाग जाएंगे, इसकी बहन जो बैठी है वो भी भाग जाएगी, मेरा बेटा मेरे साथ है ये भी चला जाएगा, तो ये बच्ची कौन लेके जाएगा। और इसको अकेला छोड़ के जाना भी सही नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या करूं। मैंने हिम्मत की, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और मैंने जैसे पढ़ना शुरू किया, उसका जिस्म जो झटके ले रहा था वो बार बार अपने खून साफ करती चेहरे से, फिर खून आ जाता, वो साफ करती फिर खून आ जाता। उसी वक्त ऐसा लगा मेरे पढ़ते ही उसके जिस्म को बहुत ज़्यादा झटके लगने शुरू हो गए। और मुझे लगा कि ये जो झटके लग रहे हैं ये मेरे पढ़ने की वजह से लग रहे हैं, मुझे पढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, वरना ये ना हो अब ये मेरे ऊपर हमला कर दे। क्योंकि अब उसकी आंखें बदल चुकी थी, हाजिरी नहीं हुई थी, खून ही खून था जो वो साफ करती थी फिर से आ जाता था। जहां से पहले 3 दफा पानी आया था वहां से खून आ रहा था, साफ करती फिर से खून आ जाता और उसका वजूद झटके ले रहा था। कि उसी वक्त मैंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते जैसे ही मैंने उसके ऊपर फूंक मारी, उसी वक्त उसके वजूद ने एक बड़ा सा झटका लिया और उसी वक्त उसने उल्टी की, वॉमिट की। और जैसे ही उसने उल्टी की उसके मुंह से बाकायदा खून आया, पतला पतला खून, पानी की तरह का खून। मैंने फिर से पढ़ाई की, फिर से उसके ऊपर फूंक मारी तो फिर से उसने उल्टी की। दूसरी दफा जो उसने उल्टी की वो एक नॉर्मल उल्टी थी। उसके बाद मैंने हिम्मत की, मैं पढ़ती रही। फिर उसने 2-3 उल्टियां की, लेकिन उसके बाद उसकी हालत संभलना शुरू हो गई। एक दफ़ा वो खून की उल्टी कर चुकी थी और बाकी वास्ते उसने उल्टियां की थी। लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसके सर से कहाँ से गंदा पानी टपकता था और कहाँ से खून ही खून था जो सर से निकल के उसके चेहरे पे फैल जाता था। वो साफ़ करती थी वो फिर फैल जाता था, वो फिर साफ़ करती थी वो फिर फैल जाता था। मैं समझ नहीं पा रही थी। उसके बिल्कुल करीब बैठी बातें कर रही थी और जब वो खून आना शुरू हुआ, पानी आना शुरू हुआ, तो मैं डर के भागी नहीं, वहीं बैठी थी। तो इतने करीब से मैं जो देख रही थी इस बात पे हैरान थी, ये कहां से आ रहा है पानी, इतना ज्यादा गंदा पानी और इतना ज्यादा खून इसके कहां से आता है। लेकिन कुछ समझ नहीं आई। मम्मी ये बातें पापा को बता रही थी और मैं बैठी सुन रही थी और शदीद डर रही थी कि अच्छा हुआ मैं हू की आवाज़ सुन के भाग आई थी। मैं डर गई थी, इसका मतलब है मेरे बाद ये वाला सारा मंजर हुआ है। उसके बाद जो असल बात पता लगी कि मारिया के साथ ये वाले मामलात क्यों हो रहे हैं। मारिया तकलीफ में है और जब हाजिरी होती है, हाजिर होने वाला ना मारिया के अलावा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी को कुछ नहीं करता, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो पता ये लगी बात कि मारिया की जब शादी
नहीं हुई थी तो तब उसके अंदर जिन्नात की हाजिरी होनी शुरू हुई थी। वो जिस जगह पे रहते थे वहां पहली दफा ये अपने कमरे में बैठी थी कि मां से बोली कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दिल की धड़कन तेज है, मेरा वजूद कांप रहा है, मेरा वजूद ऐसे लगता है बहुत भारी हो गया है, मेरे कंधे बहुत भारी हो गए हैं, मेरा सर बहुत भारी हो गया है। माँ ने समझा वैसे बेटी की तबीयत ख़राब हो रही है, माँ ने कंधे दबाए जो माँ ख्याल कर सकती है, लेकिन करते करते इसके वजूद को झटके लगने शुरू हो गए और झटके लगते लगते इसके हाथ पांव मुड़ने शुरू हो गए। और इसके हाथ पांव जैसे ही मुड़ गए तो इसके अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अंदर से एक मर्द बोल रहा था। उस वक्त कमरे में मां थी और बेटी मारिया सामने थी, और वो बोला, यानी झटके लेते लेते अंदर से वो जब हाजिर हो गया तो वो अपनी गरजदार भयानक सी आवाज में बोला, ये आज से हमारी है, हमने इसको अपने लिए चुन लिया है, अब ये जब तक जिंदा रहेगी हमारी रहेगी, इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, हम इसके साथ भी रहेंगे और इसके वजूद के अंदर भी बसेरा रखेंगे, इस पे सिर्फ हमारा हक है। हम हर वक्त तो इसके साथ नहीं होंगे लेकिन आते जाते रहेंगे, हम इसको अपने लिए पसंद के छोड़ के जा रहे हैं और आज इसलिए इसके वजूद में हाजिर हुए हैं कि ये बता सकें अब ये हमारी अमानत है, हमारा जब दिल चाहेगा हम इसके पास आएंगे। लेकिन घर वालों को एक बात क्लियर बता दें, अब इसकी शादी ना करना, अगर तुम लोगों ने इसकी शादी की तो मैं इसके शौहर को मार दूंगा और इसको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इसी की जात को तकलीफ पहुंचाऊंगा, और तुम लोग चाहते हो तुम्हारी बेटी को तकलीफ ना पहुंचे तो इसकी शादी ना करना, वरना इसको तकलीफ दूंगा, शौहर जो भी होगा उसको मार दूंगा। मां बेचारी शदीद परेशान हो गई कि ये मेरे कानों ने क्या मंजर, मेरी आंखों ने क्या मंजर देखा है, मेरे कानों ने क्या लफ्ज सुन लिए हैं, मेरी बेटी के ऊपर एक जिन आशिक हो गया है, मैं क्या करूं। रात को मारिया के बाप घर पहुंचे, बेचैन थी, शौहर को सारा वाकया बताया और परेशान होकर बताया कि क्या करें। मारिया के अंदर हाजिरी हो चुकी है और मैंने क्लियर उसकी आवाज को सुन लिया है, वो किसी मर्द की आवाज है। बाप था, परेशान हो गया, अपनी तरफ से इधर उधर से जो भी तावीज़ लेके आते, तोड़ करवाते, उसको निकलवाने की कोशिश करते, जो भी जतन कर सकते थे उन्होंने सारे जतन किए, लेकिन उसके अंदर हाजिरी होती रहती। हुआ ये कि अब वो हाजिरी महीने बाद नहीं, बाज़-औक़ात 6 महीने बाद होती थी, बाज़-औक़ात 3 महीने होती थी, लेकिन अब वो जब भी आता था, चाहे 6 महीने बाद, तो आते ही फिर वही जुमले बताता था। और एक दिन रात को आया तो मारिया का वालिद भी वहीं मौजूद था, वालदा भी मौजूद थी, और दोनों ने क्लियर सुन लिया। वालिद के दिमाग में जो भी शकूक व शुबात थे वो क्लियर हो गए, वहम नहीं था। क्लियर उसने आके कहा कि मैं 6 महीने के लिए गया हुआ था और बता दूं मैं फिर आ गया हूं, ये मेरी है, शादी ना करना। हो सकता है मैं लंबे टाइम के लिए भी चला जाऊं, शादी ना करना मेरे पीछे, मैं आ गया तो याद रखना इसको भी तकलीफ दूंगा और इसके शौहर को भी मार दूंगा। ये लफ्ज उसके वालिद ने भी सुन लिए। वो तो इलाज करा रहे थे, कहीं से कोई इलाज नहीं हो रहा था। फिर एक बाबा जी के पास गए और उनको इस सारी सूरत हाल बताई तो उसने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, मैं इसका इलाज कर देता हूं। बाबा जी ने पानी शानी दिया, उसका दम किया, उसको बिठाया और उसको बिठा के हाजिरी करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे। जिन तो हाजिर नहीं हुआ, लेकिन बाबा जी ने कहा, लें, इतना वो डर गया है मेरे अमल से कि वो हाजिर ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अब वो ऐसा भागेगा, मुझसे खौफजदा हो गया मेरे इल्म से, अब वो करीब भी इसके नहीं आएगा। बेफिक्र हो जाएं, आपकी बेटी बिल्कुल क्लियर है, इसकी जल्दी से शादी कर दें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकेगा। बाबा जी ने वो जो तंत्र मंत्र जंतर ड्रामेबाजियाँ की थी वो सारी ड्रामेबाजियाँ करके दिखाई, पढ़ते रहे, धूनी देते रहे, धुएं के साथ ये करते रहे, वो करते रहे, फलां यूं या ये करते रहे। वालिदैन को उसने मुतमईन कर दिया कि अब परेशानी की कोई बात नहीं, बेटी की शादी हो सकती है, सब नॉर्मल है।
उन्हें जल्दी से रिश्ता ढूंढना शुरू किया। उसके लिए एक रिश्ते तो आ रहे थे, लेकिन वो डरे हुए थे, रिश्ता नहीं करते थे। रिश्ता करेंगे बेटी भी तकलीफ में आएगी, शोहर को मार देगा। एक रिश्ता आया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 3 महीने बाद इसकी शादी कर देंगे। वो देखना चाहते थे क्या 3 महीने में हम शादी की रसूम, मंगनी शंगनी ये वो करते हैं तो क्या वो जिन हाजिर होता है। तो उन्होंने मंगनी वगैरह कर दी और 2-3 महीने इंतज़ार करते रहे। तो मारिया के अंदर कोई भी हाजिरी नहीं हुई। तो वो यही समझे शायद वाकई इलाज हो गया है, पीर बाबा ने निकाल दिया है। मारिया की शादी हो गई। 1 साल बाद अल्लाह ने उनको एक बच्ची भी दे दी। और उसके बाद वो बच्ची जब 1 महीने की हुई तो हमारी गली में आ गए। मारिया भी ये जान चुकी थी उसके साथ मामलात हैं, लेकिन वो डरती थी बहुत ज़्यादा। उसको उसकी फैमिली ने बता दिया था कि तेरे साथ ये मामलात हैं, तूने डरना नहीं, हिम्मत करनी है। तभी जब वो ऊपर छत पे बैठी थी और पहली दफ़ा वो परात गिरी थी तो वो डर गई थी, क्योंकि परात गिराने का मतलब उस दिन ये था कि वो वापस आ चुका था। और ना सिर्फ वो वापस आया, बल्कि उसके कुछ ही अरसे बाद वो जो उसका सेहतमंद शौहर था, जिसको कोई बीमारी कोई परेशानी नहीं थी, वो एकदम से मर गया था। उसको मारने वाला कोई और नहीं, वही जिन था। ये सारी बातें पता कैसे लगी? क्योंकि हुआ ये, वो बताते हैं कि जब उसने कहा था इसकी शादी ना करना, इन्होंने शादी कर दी कि उनको तो इलाज करवाया था किसी से। तो कहती हैं ये बातें हमें कैसे पता लगी, वो मैं आगे आपको तफसील से बताता हूँ। क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो अकेली थी और उसने अम्मी से कहा कि अपनी बेटियों को भेज दो आज रात को सोने के लिए, घर में कोई भी नहीं है, मेरी भाभी भी नहीं है और भाई भी नहीं है, छोटी बहन भी नहीं है, मैं घर में अकेली हूँ, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे डर लगता है, बेटियों को भेज दें। तो अम्मी ने मुझे, यानी नाजिया की बड़ी बहन को, काफ़ी टाइम हो गया था, नाजिया की छोटी बहन को कहा तुम तीनों सोने के लिए उसके साथ चली जाओ। तो मैंने कहा, नाजिया कहती है, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मुझे डर लगता है, मैं तो वैसे भी अब उसके घर नहीं जाती, मैं नहीं जाऊँगी। तो उसने आके फिर इनके अब्बू से रिक्वेस्ट की कि आप बच्चियों को भेज दें, आप हमसाए हैं, आप ये, मैं अकेली कैसे सोऊं, मैं तो डरती हूँ। तो अब्बू ने कहा कोई बात नहीं बेटा, चले जाओ। अम्मी अब्बू ने जब कहा तो हम 3 बहनें, क्योंकि 3 थी, सोने के लिए हम चली गई। उनका घर बंद सा था। जब हम वहाँ पे गई तो उनकी छोटी बेटी उनके साथ थी, वो मारिया थी और हम तीनों बहनें थीं। कुछ देर हम बातें करते रहे, बैठे रहे कि फिर मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गई। मेरी बड़ी बहन और मेरी छोटी बहन जागती रहीं। बातें करते करते रात का कौन सा पहर था कि मेरी छोटी बहन ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम लेके चलें। तो मारिया कहती है कि फिर हम सारे चलते हैं, अकेले इसको नहीं भेजते वॉशरूम, हम सारे इकट्ठे, मतलब बाहर निकल के ज़रा कमरे से बाहर जाके साइड पे वॉशरूम था। तो मारिया कहती है कि अभी हम क्योंकि सोए नहीं है तो हम काम करते हैं, हम सारे चलते हैं, इसको वॉशरूम करा के अंदर ले आते हैं। तो उसने अपनी बच्ची को उठा लिया, मैं सोई हुई थी, तो कहती है इसको भी जगा दो, नाजिया को। मेरी बहन ने, बड़ी ने मुझे उठाया, नाजिया उठो। मैं उठ गई। मैंने कहा हाँ क्या हुआ है? कहती है इसको वॉशरूम लेके जाना है, तो तुम भी वहाँ तक चलो, तो पीछे अकेली ना सो, ये ना हो कोई मसला हो जाओ। मैं डरी हुई थी, नींद तो आ गई थी। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं भी उठ गई। तो हम सारे, यानी मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, नाजिया कह रही है, मैं और मारिया और उसकी बेटी, हम सारे वॉशरूम तक गए। मेरी छोटी बहन को वॉशरूम जाना था, वो वॉशरूम से हो ली, बारी बारी हम सब भी हो गए कि एक ही दफ़ा जाएं ताकि बार बार ना जाना पड़े। और हम चलते हुए वापस कमरे में आए। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो ऊपर छत पे किसी ने इतनी ज़ोर से छलांग मारी, धज़ की आवाज़ आई जैसे पूरा कमरा हिल गया हो। इतने ज़ोर से कोई कूदा था जैसे ज़लज़ला आता है। और वो पहली दफ़ा नहीं था, वो एक दफ़ा आवाज़ आई, उसके बाद फिर से कोई ज़ोर से धज़ करके छत पे कूदा कि हम सारी सहम सी गई। अब शक की गुंजाइश नहीं थी, कोई ऊपर छत पे था और मुसलसल कूद रहा था। उसके बाद नाजिया कहती है मैं भी नहीं सो सकी, मैं भी डर के बैठी रही, लेकिन शुक्र खुदा का कि नीचे कुछ नहीं हुआ, हमने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। कोई ऊपर पे रात सारी छत पे कूदता रहा है, और कूदने वाला इतना भारी भरकम जिस्म का मालिक था कि जब वो छलांग मारता था तो अभी ऐसा लगता था कि अभी ये छत टूटेगी और वो नीचे आ जाएगा। कमरा जैसे हिल सा जाता हो, ऐसा सीन था। और कौन कर सकता था, साथ तो हमारी छत थी। और भला रात के टाइम ऐसे घर में जहाँ पे पता था कि यहाँ पे मारिया में हाजिरी होती है, किसकी इतनी जुर्रत थी कि छत पे जाके कोई कूदे। खैर हम रात सारी जागती रही, जैसे ही सुबह हुई हम अपने घर को दौड़ गई। कुछ दिनों के बाद पता लगा कि मारिया ये घर छोड़ के यहाँ से चली गई है।
हमारी वो हमसाई थी, मुझे उसकी बेटी बहुत याद आती थी। अब वो बड़ी हो रही थी, मैं उसके साथ बहुत मानूस थी, लेकिन अब डर भी उसके घर से लगता था। लेकिन उसके बाद के जो हमें हालात पता लगे वो बहुत अजीबो गरीब से थे। मारिया यहां से जाके किसी और जगह पे उसने घर ले लिया। उसके वालिदैन उस पर परेशान थे, अपनी उस बात पे शर्मिंदा थे कि एक आमिल से हमने इलाज कराया था, उसने तो यही बताया था कि इसका तोड़ हो गया है, अब वो जिन नहीं आएगा। बज़ाहिर 2-3 महीने वो नहीं आया था, तो इसलिए उन्होंने शादी भी कर दी थी, और शादी के बाद बच्चा भी हो गया। 1 साल बाद वो मुतमईन हो गए, तोड़ हो गया है, लेकिन वो कहीं गया हुआ था। उनको पता कैसे लगा? क्योंकि वहीं उनकी मुलाकात एक और बुजुर्ग से हुई। खुद ही वो गुजरते हुए उसने दरवाज़ा खटखटाया, सदा लगाई, प्यासा हूं, कुछ पिला दो। घर वालों ने दरवाज़ा खोला, ठंडा पानी जो भी उसको था, शरबत वरबत, उसको पिला दी। फ़कीर के हुलिये में था और बोला, मैं गुजर रहा था तो इस घर में सदा लगाई, तुम लोगों ने पिला दिया है पानी। दरवाज़ा खुला तो मुझे लगा है कि कुछ घर में मामलात ख़राब हैं, कोई परेशानी वाली बात है। क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, एक फ़कीर सा है, इसको क्या बताएं, क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, जी कोई एक परेशानी तो नहीं है, हर घर में परेशानी होती है, हमारे घर में भी परेशानी है। उसने कहा, नहीं, ऐसी परेशानी नहीं, मेरी आंख वो परेशानी देख रही है जो जिन्नात से वाबस्ता है, तंग कर रखा है उसने तुम्हें, ऐसा ही है? तो वो बोले, जी हाँ। बुजुर्ग पहुंचे हुए थे, समझ गए थे। उन्होंने कहा, जी बाबा जी अंदर हैं। बुजुर्गों को अंदर बुला लिया और उनकी बेटी को भी बुला लिया गया, मारिया को। उन्होंने कहा, जी ये सारी कहानी है, पहले बताइए। उनके बाद कहा, हमारी बेटी के साथ मामला। कहते, तभी तो मैं रुका हूं, मैं तो गली में मस्त सा होकर गुजर रहा था, लेकिन इस घर के आगे इसलिए रुका हूं, बुलाओ उसको। मारिया को बुलाया गया तो उसने मारिया को कुछ देर देखा और कहता है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मेरे पास जितना इल्म है मैं इसको हाजिर कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, आपको इजाज़त है, आप बिल्कुल इसको हाजिर कीजिए। मारिया को सामने बिठा दिया गया, उसकी फैमिली भी साथ बैठ गई, और उस बुज़ुर्ग ने पढ़ना, फ़कीर ने पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ता रहा, पानी के ऊपर फूंक मारता और पानी के छींटे मारिया पे फेंकता। थोड़ी ही देर के बाद मारिया के वजूद के अंदर वो फिर से हाजिर हो गया, जिसको पहली दफ़ा उसकी माँ ने और बाद में उसके बाप ने भी आवाज़ को सुना था। मारिया के हाथ पाँव हिलना शुरू हो गए, वो आहिस्ता आहिस्ता हिलना शुरू हो गई, और होते होते उसके अंदर हाजिरी हो गई। फ़कीर ने बोला, कौन है तू और क्यों इसके वजूद पे तेरा कब्जा है? मुझसे बात कर, तू मुझे जानता है, मैं कौन हूं, मेरे इल्म को भी जानता है। और मैं जब पढ़ रहा था, तू आ रहा था, मैं तेरी ताकत का भी मुशाहिदा कर चुका हूं। हां, तू बहुत ताकतवर है। ना मैं तुझसे लड़ना चाहता हूं, ना तू मुझसे लड़। मैं तुझसे लड़ने के लिए नहीं बैठा, मैं तो इसलिए बैठा हूं, इस वजूद को छोड़। लेकिन उससे पहले मुझे बता, तू कैसे आया है? तूने इसके वजूद पे कब्जा क्यों किया है? तो उसने बताना शुरू किया, वही गरजदार आवाज जो उन्होंने बहुत साल पहले सुनी थी। वो बोला उसी गरजदार आवाज में कि मैंने इसे देखा था, यह मुझे पसंद आ गई, और जब मुझे पसंद आ गई तो मैंने इसके घर वालों को कह दिया था कि ये मेरी है, इसकी शादी मत करना। मैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद आऊंगा, ये मेरी रहेगी, इसकी शादी करोगे तो मैं इसको तकलीफ दूंगा, इसके शौहर को मार डालूंगा। और मैं कुछ अरसे के लिए चला गया था, कोई 1.5 साल नहीं आ सका, तो इन्होंने पीछे से इसकी शादी कर दी, जबकि मैं इनको बार बार समझा के गया था। और जब मैं इसके घर में पहुंचा तो पहली दफ़ा मैंने इसको बता दिया था कि मैं आ गया हूं, और उसी वक्त मैंने फैसला कर दिया था कि मैं 1-2 दिन इसके घर में रह के इसको बताता हूं। और उसके बाद मैंने इसके शौहर को मार दिया, और उसके बाद इसको तकलीफ देनी शुरू कर दी। मैं इसके चेहरे को खून से भर देता हूं, मैं इसके चेहरे पे गलीज पानी फेंकता हूं, इसको तकलीफ देता हूं, इसके जिस्म को तकलीफ देता हूं। इसलिए देता हूं, मैंने तुमसे कहा था इसकी शादी मत करना, लेकिन इसके घर वालों ने कर दी ना, अब इसको तकलीफ देता रहूंगा। तो सामने बैठे फकीर बोले, अगर तेरी कोई शर्त है तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन इतना तुझसे कहूंगा, इसके वजूद को छोड़ दे। तूने बहुत तकलीफ दे दी है, अब तो उम्र भी हो गई है, बच्ची उसकी बड़ी हो चुकी थी, तूने इसको तकलीफ भी दे दी है, इसको छोड़।
मैं तुझसे लड़ना नहीं चाह रहा, मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ, बस इतनी तुझसे गुजारिश कर रहा हूँ, इसको छोड़ दे, इसको जाने दे। वो आगे से चुप रहा। क्या सोच रहा था किसी को नहीं पता, लेकिन जो आगे बैठे हुए बुजुर्ग थे वो यकीनन कुछ बातों को जानते थे। उसको बोले, हाँ मुझे पता है तू जो सोच रहा है, तू बहुत ताकतवर है, तेरी सोच को भी मैंने पढ़ लिया, लेकिन मान ले तू कोई शर्त रखेगा तो मैं जरूर मान लूंगा। अच्छा कोई रास्ता तो निकाल ना, कोई रास्ता निकाल, कोई राह निकाल, ऐसा रास्ता निकाल के कुछ दरमियाना रास्ता ही निकलाए। तो बोला ठीक है, मैं लड़ना नहीं चाहता। यकीनन वो ताकतवर था और ताकतवर होने के बावजूद अपने जादू से उसने उस फकीर का भी ताकत का अंदाज़ा लगा दिया था कि लड़ना हम दोनों के लिए ठीक नहीं। तो उसने कहा एक सूरत पे इसके वजूद को छोड़ता हूं, क्या शादी करोगे इसकी? बुजुर्ग ने कहा हाँ इसकी शादी तो होगी, लेकिन मैं भी पढ़ चुका हूं, तो जो कहना चाह रहा है कह दे, कोई बात नहीं। तो उसने कहा पढ़ चुके हो ना तो सुन लो, जुमेरात और जुमा ये ससुराल नहीं जाएगी, बाकी 5 दिन वहीं पे रहेगी, हर जुमेरात और जुमे को ये ससुराल नहीं जाएगी, कर लो इसकी शादी। ससुराल किसी भी जुमेरात और जुमे को गई तो ये तकलीफ में आ जाएगी, उसी तरह पहले से ज्यादा इसको तकलीफ दूंगा। मेरी ये शर्त कबूल है तो बोलो, मैं इसकी शादी करने देता हूं। उन्होंने वालदैन की तरफ देखा, वालदैन तो शशोपंज में थे बेचारे, क्या कहें, उनको तो समझ ही कुछ ना आए। तो परेशान होकर बैठे हुए थे, भाई क्या करें, हाँ करें ना करें, हमें क्या पता। तो बुजुर्ग ने ऐसे सारी लाया कि चुप करो, हाँ ठीक है। उसने कहा ठीक है हमें मंजूर है। बुजुर्ग ने उसके साथ मामला तय किया और यूं उसके वो वजूद को छोड़ के चला गया। वो गिरी नीचे, बेहोश हो गई। उन्होंने कहा बेटी को उठाइए, अब ये थोड़ी देर तक होश में आ जाएंगी, अब आप इसकी शादी कर सकती हैं। आपको पहले जिस आमिल बाबा ने कहा था वो झूठ बोला था, वो गया नहीं था। उस वक्त वो हाजिर ही नहीं हुआ था, कहीं गया हुआ था। अगर वो उस वक्त हाजिर होता, बोलता, तो तब आपको यकीन करना चाहिए था, क्योंकि वो हाजिर ही नहीं हुआ था, उसने सब झूठ बोला था, इसलिए आपने भी उसकी बात को सुन लिया, वो झूठ था। आज अपनी आंखों से देख लिया, अब आपको डरने की जरूरत नहीं, यकीन कीजिए मेरा, इसकी शादी कीजिए। यूं जल्दी ही उसके लिए रिश्ता ढूंढ के मारिया की शादी कर दी गई और उस शादी के 1 साल बाद उसका एक बेटा पैदा हुआ। और वो दोनों मियां बीवी खुश तो थे, लेकिन उस शर्त पे शादी हुई थी कि ये हर जुमेरात और जुमे को ससुराल में नहीं होगी, मां बाप के घर जाएगी। शौहर यकीनन इस बात पे हैरान हुआ था कि ये क्या है, तो उनको बता दिया गया था, छुपाया नहीं गया था कि इसके साथ इस तरह का मामलात रहे। वो एक खूबसूरत लड़की थी, तभी तो उस पर आशिक हुआ था, इसके साथ इस तरह के मामलात रहे हैं, इसलिए वो चला जाएगा, इसको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये 2 दिन वो कहते हैं वहां पे ना रहे। उसने कहा ठीक है, शौहर मान गए थे। और यूं हर जुमेरात जुमे को वो कहते हैं वो अपनी ससुराल नहीं रहती थी, माँ बाप के घर चली जाती थी। वक्त गुजरता रहा, वो कहती हैं फिर हमारी गली में कुछ अरसे के लिए वो आई, मिलने के लिए आती थी। अब वो कहती हैं ससुराल उनका दूर है, वो आके रहती हैं। तो उनका बेटा है माशाल्लाह, वो जो बेटी थी छोटी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो अब वो जो जिन्नात है उनको नुकसान नहीं दे रहा, उनके वजूद को इस तरह कुछ नहीं कहता। उस बुज़ुर्ग ने उस वक्त तो जिन्नात के साथ एक तरह की बात इसलिए मानी थी, उसके वालिदैन को बाद में कहा था मैं चाहता था कि अभी ये चला जाए, बाकी आहिस्ता आहिस्ता ये साइड पे हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, उस वक्त तो वो चला गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो साइड पे हो गया। अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसका एक मारिया का बेटा है। और वो जो छोटी बेटी थी जब वो हमारे मोहल्ले में आई थी, 1 माह की थी, अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो चुकी है, कई साल गुजर गए, यानी 10 साल उनकी उम्र थी मारिया की, अब मारिया 20 साल की हो गई है, 10 साल हो गए इस वाक़े को, अब वो बच्ची भी 10 साल की हो गई है। तो कहती है अब वो अपनी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी अपने शौहर के साथ गुजार रही हैं, अब भी हमारी गली में रहती हैं और ससुराल उनका जो है वो दूर है। तो उन्होंने कहा इस कहानी के अभी और भी कई वाक़यात हैं, जिस तरह मैंने पढ़ के आपको सुनाया, कि जो मैं आपको बाद में उन्होंने कहा मैं भेजूँगी। तो मेरी बहन आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ज़रूर आप मुझे अपने वाक़यात भेजिए, लेकिन एक गलती आपने नहीं करनी, फिर से नोट कर लीजिए। जब आप मुझे अपने वाक़यात भेजेंगी तो सबसे पहले आपने लफ्ज़ स्टोरी लिखना है, सबसे पहले नहीं, कहानी भेजने के बाद जिस तरह आपने कहानी लिख के भेजी है, कहानी जब आप भेज दें तो आपने यहाँ OCS लिख दिया, वो भी ठीक है, आप लिख दें। एंड पे आपने स्टोरी या OCS ज़रूर लिखना है, ये गलती नहीं करनी। एक बात
लिख लीजिए मेरे पॉइंट कहानी भेजते हो, इसके बाकी हिस्सा मुझे भेजिए। और दूसरी बात, आपने अपना नाम, अपना शहर, सब कुछ मुझे रियल बताना है, और ये बताना है मैं फ़र्ज़ी बताऊं या रियल। तीसरी बात, उनका नाम जो आपने मुझे बताया है रियल, मैंने आज फ़र्ज़ी कर दिया, क्या नेक्स्ट टाइम भी फ़र्ज़ी ही रखूं या इसको रियल रखूं, ये भी मुझे आपने बताना है। और बाकी पार्ट भी हैं, आपने कहा काफ़ी ज़्यादा वाक़यात हैं, मुझे सारे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह वो फिर मैं कहानी में शामिल करता हूँ और वो भी मैं सबको सुनाता हूँ। ठीक है, ये थी जी कहानी गुमनाम जिन्होंने मुझे भेजी। वो बताना चाहती थी, ऐसा नहीं है कि ये अपना नाम नहीं बताना चाहती थी, जिस तरह बहन ने ये मुझे भेजी है, उन्होंने मेरे ख्याल में बताना भूल गई हैं, या ये भी हो सकता है क्योंकि मैंने मैसेज डिलीट किए थे, पहले बहुत ज़्यादा मैसेज थे और मैंने वीडियो बनाई थी, मैं डिलीट कर रहा हूँ, हो सकता है उन्होंने पहले अपना कहीं तारुफ दिया हो, तो वो भूल में रही कि मेरा नाम ऊपर तो लिखा हुआ है जबकि मेरे पास उनका नाम नहीं था। तो स्टोरी जब भी भेजनी हो आपकी, मुझसे पहले जितनी दफ़ा भी बात हो चुकी हो ना, आपने स्टोरी में अपना मेंशन ज़रूर करना है, नाम, शहर, सारा कुछ। तो नए लोग भी पुराने लोग भी मुझे अपनी स्टोरी भेजिए, इंशाल्लाह मैं आपके। हाँ, ये एक रिक्वेस्ट मैं जो बार बार कर रहा हूँ, इसको अगर आप शुरू में आप वीडियो को लाइक कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो अभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को जितना ज़्यादा लोग आप लाइक करेंगे यूट्यूब इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक करें। तो जितने लोग भी मुझे कहानी भेजना चाहते हैं, कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, दोनों सूरतों में कहानी लिखी हो या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, पहले सेंड कर दें। सेंड करने के बाद एंड में STORY स्टोरी लाजमी लिखें एंड पे स्टोरी, और इसको भेजिए। मेरे व्हाट्सअप का नंबर है +923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +9231665500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।